आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें कि क्या पढ़ना है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन को, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1750 से लेकर 1800 तक का, मतलब 1750 से 1800 तक के कालक्रम में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितना भी इंसिडेंट हुआ है, सारी घटनाओं को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है कि 13 ब्रिटिश कॉलोनीज वेयर इस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो 13 ब्रिटिश कॉलोनी स्टेबल होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक घटना घटेगी बोस्टन टी पार्टी की। फिर आपका होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम की जो घोषणा करेगा। फिर अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करते जाऊंगा। इसमें ये जो माइलस्टोन दिया हुआ है, इस माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? इस माइलस्टोन का मतलब है कि आपको ये इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में है। जैसे कि द चेंजेस इन द 18th सेंचुरी स्पेनिंग कॉन्टिनेंट्स, काउज, कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ये लाइन पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा काउज, कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ फिलोसफर इन बोथ द अमेरिका और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फिलोसफर का रोल रहेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कह रहा है कि द 18th सेंचुरी सॉ टुमल्टस चेंज इन अमेरिका एंड यूरोप। मतलब हुआ कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप में जो चेंजेज आए वो चेंजेस कैसे थे? तो उतार चढ़ाव वाले चेंजेस थे, मतलब कभी अप्स और डाउन मूवमेंट में चेंज हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम रैपिड चेंज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड सोसाइटी एट लार्ज, देयर वेयर टू ग्रेट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन विच हैड impacted not only America and Europe but the history of the world। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 18वीं शताब्दी में जो चेंजेस अमेरिका और यूरोप में आए थे वो कैसे चेंजेस थे? तो बड़े उथल पुथल, उतार चढ़ाव वाले थे। अब बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी, कला और समाज के क्षेत्र में जो तेज़ी से बदलाव हुआ उसमें राजनीतिक कारण भी हो सकता था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ठीक है, यह सिर्फ अमेरिका और यूरोप में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में चेंज आएगा। जब अमेरिका और यूरोप में चेंज आएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी पड़ेगा, विश्व इतिहास पर भी पड़ेगा। तो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया हुआ है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का 1775 से 1783 तक, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना दिया हुआ है? 1789 से 1795 तक। यहाँ तक क्लियर है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 से 1783 तक चला, मतलब कितना साल चला? 8 ईयर्स चला, 8 ईयर्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन चलेगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब तक है? तो 1789 से 1795 तक, मतलब ये 6 साल चलेगा। इन दोनों घटनाओं को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बैकग्राउंड सेटल्स इन द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब इसका पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, नई दुनिया के बारे में। तो देखिए, कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, यह एक व्यक्ति का नाम है। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन है? तो एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की क्या की? खोज की। इन 1492, कब किया? 1492 में।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कब की? तो 1492 में। क्लियर है? अमेरिगो वेस्पुच्ची मेड 4, यह सब हल्ला जितना करे छे। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका in 1492. Amerigo Vespucci made 4 voyages to America and gave a vivid description of the land. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो था उसने अमेरिका का क्या किया? विविड डिस्क्रिप्शन किया, मतलब सजीव चित्रण किया। आफ्टर दिस voyages there was a substantial migration of people from Britain and France to the New World. New World means which came to known as America. मतलब हुआ अमेरिगो वेस्पुच्ची ने एक नई दुनिया का जो खोज किया उसका नाम अमेरिका पड़ा। मतलब ये समझिए कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही अमेरिका पड़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब? अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी का क्या हो रहा था? अंत हो रहा था। 13 इंग्लिश कॉलोनीज had been established in North America along the Atlantic coast. मतलब हुआ कि 18वीं सदी के अंत तक उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक तट के किनारे 13 अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। ठीक है, ये सारा खेल अब 13 इंग्लिश कॉलोनीज के द्वारा ही होगा। तो क्वेश्चन जैसे आया कि 13 इंग्लिश कॉलोनी कहाँ स्टेबल हुआ था, तो आपको बताना है नॉर्थ अमेरिका में, अटलांटिक कोस्ट के पास। क्लियर है? चलिए, these colonies enjoyed autonomy through their own local form of government, but they were still under control of the British Parliament, which had the right to levy tax on them. ठीक है, लेवी टैक्स का मतलब हुआ कि वो अपने मन से टैक्स जो भी लगाते थे उसको इस 13 इंग्लिश कॉलोनीज को क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था। Later dispute between the 13 colonies and the British government emerged because of unfair taxation. मतलब क्या हुआ कि मनमाना ढंग से टैक्सेशन का जो बढ़ाते चला गया, तो फिर दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट मतलब विवाद उत्पन्न हो गया। किसके बीच विवाद उत्पन्न हुआ? तो बिटवीन द 13 कॉलोनीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट और 13 कॉलोनीज के बीच क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्यों हुआ? तो अनफेयर टैक्सेशन के कारण। द कॉलोनीज प्रोटेस्टेड विद द स्लोगन। फिर क्या किया? कॉलोनी वाले जो थे उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, वो भी प्रोटेस्ट नॉर्मल ढंग से नहीं, एक स्लोगन के माध्यम से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, क्या था स्लोगन? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो 13 कॉलोनीज जो थे वो कहना चाह रहे थे कि हम आपको टैक्स तभी देंगे जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा, तभी हम आपको क्या करेंगे? टैक्स देंगे। ब्रिंगिंग फोर्थ देयर ग्रीवेंस दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू इम्पोज टैक्सेस एज नो कॉलोनी हैड रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये कॉलोनी वाले जो क्या किए थे? वार घोषित कर दिए इंडिपेंडेंस के लिए, फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल से अपने आप को बाहर करने के लिए वार घोषित कर दिए। दिस इज नॉन एज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, देयर वेयर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का बहुत सारा रीजन है। ठीक है, उसी रीजन को हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या बोल रहे हैं?